हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ते हुए मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में समझा था कि किस प्रोसेस में मगध साम्राज्य का बाकी के महाजनपदों से संघर्ष हुआ और उनका उत्थान हुआ। मुख्य रूप से हमने हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु को देखा था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा शिशुनाग के दौर में भी मालवा का विजय वगैरह हमने देखा था। और लास्ट में नंद वंश में हमने महापद्मनंद के साथ साथ लास्ट में घनानंद के बारे में चर्चा किया था। और उसी दरमियान हमने 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कर ली थी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो एक्चुअली मौर्य वंश जब हम शुरू करते हैं तो उसकी पूर्व की जो परिस्थितियां थी, यानी पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। तो पृष्ठभूमि क्या थी उस समय कि मगध में घनानंद का शासन चल रहा होता है। मगध में उस समय घनानंद का शासन चल रहा होता है। सांकेतिक तौर पे अगर मैं भारत आपको दिखाऊं तो आपका बृहद भारत ही बनाएंगे यहां से हम, और ये वाला पार्ट पूरा कटेगा नहीं उस समय, जो अभी ऐसे कट के बनता है। उस समय बृहद भारत का हिस्सा रहेगा, और इधर से तो खैर भारत में कोई बदलाव आज भी नहीं हुआ है। तो ये जब मौर्यकालीन भारत हम बनाते हैं तो आपका बृहत्तर भारत बनता है। उसमें विशेष रूप से ये पार्ट और भी आगे निकल के आता है, विशेष करके ये एकदम इधर समुद्र अरब सागर, और ये नक्शा तकरीबन आपको बृहद भारत का समझ में आना चाहिए। अगर हम मॉडर्न डायनेस्टी का भारत बताते हैं तो ऊपर से उस समय थोड़ा मोटा हुआ करता था भारत मौर्य वंश के समय में। तो खैर आप समझिए कि मगध की बात हो रही है तो मगध तकरीबन यहाँ से नीचे, और यहाँ तकरीबन हम यहाँ की बात कर रहे हैं। एक सर्किल के अंदर मैं बिहार को डाल देता हूं तो जो इंडिया जीके के कंटेस्ट से हमारे कुछ ऑफलाइन बैच के बच्चे इस क्लास को ले रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि आपको बिहार स्पेसिफिक जीके नहीं पढ़ना है, परंतु एक टॉपिक ही बिहार स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आपको लोकेट करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकली आपके माइंड में चीजें बिठानी पड़ेंगी। हम चर्चा पिछले क्लास में किए थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का। आपको ये सारा सब कुछ बता दिया गया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन का छोटा मोटा चर्चा होता है। बिंबिसार को अगर मैं रिपीट कर दूं तो बिंबिसार को सैनिक कहते हैं, अस्थायी सेना रखने के कारण इनको सैनिक कहा जाता है। उसके बाद ग्रीवरथ यानी कि राजगीर में इनकी राजधानी थी, और बिंबिसार प्रारंभिक दौर में गौतम बुद्ध के साथ उनके धर्म प्रचार के योजनाओं में उनका सहायक रहे। और जीवक नामक इनका जो एक राजवैद्य रहा वो गौतम बुद्ध के सेवा शुश्रूषा के लिए भी भेजा गया। बिंबिसार ने बेसिकली आपको याद रखना चाहिए यहाँ से कि 3 विवाहों के माध्यम से और कुछ युद्ध के माध्यम से मगध का साम्राज्य का राजनीतिक दृष्टिकोण से एकीकरण किया था। और उसमें 3 वैवाहिक संबंध में आपको कोसला देवी कौशल के नरेश की के यहाँ से, और छेमा मध्य प्रदेश पंजाब के पास से, और आपका एक और याद रखना चाहिए त्रिशला लिच्छवी के चेटक की यहाँ से पुत्री होती है। सॉरी चेलना, त्रिशला तो चर्चा आता है महावीर के टाइम पे, चेतक की वो बहन होती है, चेलना चेतक की पुत्री होती है। तो उसके बाद अगर युद्ध की मैं बात बोलूं तो इन्होंने अवंती के राजा प्रदोत के साथ भी युद्ध किया था। उस युद्ध का निर्णय नहीं निकल पाया था, लेकिन उस युद्ध के बाद प्रदोत घायल हो जाता है। तो घायल हो जाने की वजह से क्या होता है कि भेजा जाता है कहाँ, तो अवंती में। अवंती आपका मालवा के पास का जगह है, मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट मालवा कहलाता है। तो मालवा का शासक, और उसमें आपका अवंती का शासक बेसिकली प्रदोत रहता है। प्रदोत से अनिर्णित युद्ध समाप्त होने के बाद संधि हो जाता है, और उसी जीवक को प्रदोत के सेवा शुश्रूषा के लिए भी भेज दिया जाता है। उसके बाद बिंबिसार का अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिंबिसार ने उसके बाद के युद्धों में ज्यादातर तो नहीं, दोस्ताना संबंध के माध्यम से ही इसने मतलब कुल मिलाकर के मगध साम्राज्य का उत्थान करने का प्रयास किया था। परंतु वास्तविक जो युद्ध के रूप में निकल के आते हैं उसके बाद बिंबिसार को सिर्फ बी से लिख रहा हूं, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ी हैं। विशेष करके सबसे पहला बिहार के दृष्टिकोण से अंग का चर्चा आता है, और अपने मामा से भी युद्ध लड़ते हैं। मामा से युद्ध लड़ने का कारण तो कल आपको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अंडरस्टूड ही हो गया होगा आपको कि मामा से युद्ध लड़ने का कारण क्या था
कि भाई बहन और बहनोई दोनों का हत्या कर देता है उसका भांजा। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया, माता को भी बंदी बना लेता है, तो बहन बहनोई की दोनों की हत्या यानी कि निधन के बाद से शोकाकुल हो जाता है। कौन? कौशल नरेश, वहां से प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत फिर क्या करता है कि मगध के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देता है, अपने भांजा के खिलाफ भी, बशर्ते कि आपको जानकारी हो कि इस युद्ध में कौशल नरेश प्रसेनजीत जीत जाते हैं, परंतु वहां थोड़ा भांजे पे दया दिखा देते हैं और एक संधि कर लेते हैं और फिर विवाह कर देते हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करूं। एक विवाह करवा दिया जाता है और अजातशत्रु का विवाह हो जाता है फिर से वहां पे, और उसी माध्यम से दोबारा वापस कौशल पे आपका मगध का अधिकार हो जाता है। ये सारी बातें आपको बता दिया गया था। अंग के साथ युद्ध में जीतते हैं, कौशल के साथ ये घटना रहती है। वज्जी संघ में अपने जो इनके रणनीतिकार रहते हैं, जिनको कूटनीति मंत्री बोला जाता है, वश्यकार के माध्यम से वज्जी संघ में फूट दिलवा देते हैं और उसके बाद वज्जी संघ के विभिन्न गणराज्यों की शक्ति छीन हो जाने के पश्चात उस पर हमला करके वज्जी संघ को भी मिला लेते हैं। तो अंग, वज्जी संघ, मगध और ऊपर से कौशल इत्यादि मिल जाने से फिर से एक बार मुख्य रूप से देखा जाए तो मगध का साम्राज्यीकरण हो जाता है, मगध साम्राज्यवाद का उत्थान शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अजातशत्रु रहा है वो उदार शासक के रूप में रहा है, क्योंकि इसी के समय में 8वें वर्ष के अंदर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है और उसी साल जो रहता है आपका बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। ये सारी बातें आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। फिर क्या होता है कि इसका पुत्र आता है उदयन, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन आता है। उदयन फिर से अजातशत्रु का हत्या कर देता है। अजातशत्रु 2 प्रकार का एक महत्वपूर्ण अस्त्र का इस्तेमाल करता है, वहां उसमें विशेष करके रथ मूशलम रहता है और महासील कटकाभिरम बोलते हैं, यानी विशेष प्रकार का अस्त्र रहता है, उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं और एक तरीके से रथ के आगे ऐसा चक्री चलता रहता है, उससे लोग करते मतलब सेनाओं का बृहद पैमाने पे संहार होता है। तो ये अगर बोला जाए कि ये विशेष प्रकार के 2 अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किसने किया था, तो आपका अजातशत्रु का चर्चा यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से देखें तो उदयन जो होता है पाटलिपुत्र नामक शहर का प्रारंभिक संस्थापकों में से एक होता है और उदयन शासक बनने से पहले चंपा में था, यानी अंग प्रदेश का उपराजा नियुक्त कर दिया गया था। अपने पुत्र को उपराजा नियुक्त करने का परंपरा मिलता है और वहीं पे अवंती के साथ भी जो अजातशत्रु अवंती के राजा प्रदोत के साथ फाइनली युद्ध करके और फिर से जीतते हैं, उन्हीं का एक अवंती का ही एक गुप्तचर रहता है, वो उदयन का हत्या कर देता है और उसके बाद उदयन की हत्या के बाद ये वंश जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, परंतु आखिरी शासक के रूप में उदयन ना होकर के नाग दशक होते हैं। तो नाग दशक हर्यक वंश का आखिरी शासक। यहाँ पे हर्यक वंश खत्म हो जाता है। इनके जो सेनापति रहते हैं शिशुनाग, वो शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग के टाइम पे भी साम्राज्य विस्तार बहुत बेहतर पैमाने पे होता है, लेकिन होता क्या है शिशुनाग के टाइम पे कि आपका कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अवंती का आपका रहता है। अवंती के जो गुप्तचर रहते हैं, जो जिन्होंने उदयन का हत्या कर दिया होता है, उसी को टारगेट करते हुए अवंती पे आखिरी रूप से विजय कौन हासिल करता है? शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र कौन होता है? कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगति होती है और ये राजधानी को वैशाली लेके चला जाता है, वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति होती है। और अगर आपसे बोलो द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम पे शप्पा कामी की अध्यक्षता होता है और क्या होता है, तो आपका ये जो 2 यानी कि द्वितीय और चतुर्थ में बंटवारा होता है, स्थावर और महासंगिक में बौद्ध का धर्म का विभाजन हो जाता है। कालाशोक का टाइम रहता है ये, और कालाशोक को हर चरित्र में काकवर्ण भी बोला गया है। द्वितीय बौद्ध संगति इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उसके बाद नंदवंश, नंदवंश आपको पढ़ाया था, तो नंदवंश में आपका अब अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का आखिरी शासक कौन था, तो आखिरी शासक इसका आएगा नंदीवर्धन। आखिरी शासक कौन सा आएगा? नंदीवर्धन। सब याद होना चाहिए। नंदीवर्धन के बाद शिशुनाग वंश समाप्त। ऐसे कैसे जी अगर बनाते हैं तो हसीन होता है, हसीन। और ये आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद।
महापद्मनंद बोलते हैं इनको। और महापद्मनंद को के बारे में बोला जाए तो सर्व छत्रांतक भी बोला जाता है इनको। एकराट का भी उपाधि धारण किया था। पुराणों में इन्हें उग्रसेन भी बोला गया है। इन्हें नाई जाति का शूद्र घोषित किया गया है और बताया गया है कि प्रथम शूद्र राजा थे जो क्षत्रिय कुल से नहीं थे। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख, खारवेल की अगर मैं बात बोलूं तो हाथी गुंफा अभिलेख की अगर बात हो तो चेदी नरेश, चेदी मतलब वंश था वहां पे, कलिंग जगह का नाम था। तो आपका खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख से महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने वहां पे एक नहर का भी निर्माण कराया था। और महापद्मनंद ही वो पहला व्यक्ति है जिसने कलिंग पे आक्रमण किया था, कलिंग पे आक्रमण करके जीत लिया था और एक जिन की प्रतिमा वहां से विजय के प्रतीक के रूप में, मोमेंटोस के रूप में उठा के ले आए थे। महापद्मनंद के बारे में आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि नंद वंश में संस्थापकों में से एक है। इनके पास हाथी का बहुत बड़ा सेना था। इसी प्रकार से नंद वंश का आखिरी शासक के रूप में हम पहुंच गए थे और घनानंद आ गए थे हम। और घनानंद के समय ही क्या होता है, 325 ईसा पूर्व में यहां से सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आपका आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण के पश्चात आपका क्या होता है, धीरे धीरे सिकंदर यहां से एंट्री करके और आपका ये झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध का वर्णन आपने लिखा होगा कह रहा हूं, पढ़ा होगा। और उसके बाद फिर आपका हाइडेस्पीस का युद्ध के बाद फिर सिचुएशन ये बन रहा होता है कि जिस समय घनानंद का शासन चल रहा होता है उस समय जनता घनानंद के शासन से बहुत त्रस्त होती है। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, गुरु चाणक्य जो होते हैं, एक बार घनानंद के दरबार में आते हैं और घनानंद ने वहां उन्हें बहुत तिरस्कृत किया है, बेइज्जत किया। और वो इस तरीके से वहां से प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं कि अब मैं जाऊंगा और बाहर जाकर के संगठन बना करके घनानंद के शासन से मगध की जनता को मुक्त करवाऊंगा, अर्थात घनानंद का अंत करूंगा। ये सारा स्टोरी होता है। इसी बीच में क्या होते हैं कि एक शिकारियों के यानी कि और अटारिकों के साथ चंद्रगुप्त नाम का व्यक्ति होता है। वो बहुत साहस और शौर्य के साथ खेल खेल रहा होता है। वहीं से चाणक्य उसको उठाते हैं। कहा जाता है, अर्थशास्त्र में वर्णन किया है उन्होंने कि 1000 कशार्पण, मौर्य उस समय कशार्पण चलता था, यानी मुद्रा था एक प्रकार का। 1000 कशार्पण में खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदते हैं। खरीद के ले जाते हैं वापिस तक्षशिला वाले एरिया में। धीरे धीरे वहां पे अट्टाविकों को, अट्टाविक कौन से हैं? जो मगध साम्राज्य के आसपास के जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो अट्टाविक कहलाते थे। सब नाम याद रखिएगा। अट्टाविकों, एक आपका मलेच्छो बोलते हैं इनको, मलेच्छो इत्यादि से का एक सेना का निर्माण करते हैं। सेना संगठन के मामले में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे रहे। उन्होंने अच्छा सा सेना बनाया और सेना बना करके पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों पे धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हुए घनानंद पे आपका आक्रमण करते हैं। पहले बाहर के राज्यों को मिलाते हैं, उनको प्रलोभन प्रोत्साहन देते हैं कि हम मगध साम्राज्य को बनाएंगे और फिर आपको विशेष रियायतें देंगे, सुविधा देंगे, आप पे अत्याचार कम होगा। तो सेना का संगठन में उनके सेनाओं का भी इस्तेमाल करते जाते हैं और धीरे धीरे करके अंत तक जाकर के जिस समय आपका उस सिकंदर की सेना लौट जाती है, वहां से लौटने की तैयारी में होती है। व्यास नदी पार ना कर पाने की वजह से नंद वंश के वो जो हस्ती सेना होते हैं और अश्व सेना होते हैं, उनके डर से भी कह सकते हो, सिकंदर की सेना थोड़ी थक गई थी, इस कारण से भी कह सकते हो। इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। तो वहां से जिस समय सिकंदर की सेना लौट रही होती है और लगभग लौट जाती है, ठीक उसी समय नंद वंश के दुर्बलताओं का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, चाणक्य के नेतृत्व में, चाणक्य के मतलब संरक्षण में नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद पे आक्रमण करते हैं, घनानंद को परास्त करते हैं और वहां से मौर्य वंश का नींव डाला जाता है। और 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में मौर्य वंश का नींव डलता है। 322 में ये मुख्य रूप से सत्ता पे अधिकृत हो जाते हैं। तो अगर यह पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब होता है, यानी कि मुख्य रूप से सत्ता संचालन में इनकी भागीदारी कहां से बनती है, तो 322 बीसी, बीसी यानी ईसा पूर्व। और अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आपका घनानंद पे आक्रमण 323 ईसा पूर्व में हो जाता है,
तो अब आप यहां से देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कि घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासन अपना स्थापित कर लेते हैं। ये तो हुआ प्रीफेस, इसको कहते हैं पूरा हमने आपको पृष्ठभूमि समझाया कि उस समय मगध में 3 शासक वंशों का अंत हो रहा था। उसमें घनानंद स्टेप पे आए, वहां आपका यहाँ पे झेलम नदी किनारे ऑलरेडी एक सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, आइडिस्पिस का युद्ध बोलते हैं उसको। उसके बाद ब्यास नदी को पार करने में सिकंदर की सेना सहमत नहीं हुई थी। सिकंदर का बाद में वापसी के दरमियान मृत्यु हो जाता है बेबीलोन में, और आपका उसी के दरमियान फिर बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, तो सिकंदर के द्वारा जीते हुए प्रदेश थे, उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए वापस चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध के तत्पश्चात आपका क्या होगा कि यूनान से भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। और फिर उस समय की सारी बातें मैं एक एक करके आपको राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पढ़ाऊंगा। तो पृष्ठभूमि क्लियर है आप सभी को कि हम मौर्य वंश जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो प्रेफेस क्या है, पीछे की स्टोरी क्या है। अगर क्लियर है तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। महाशील कंटक, बिल्कुल रथ मूषल। क्लास रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? लेट मी चेक। रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन बेहतर हो अगर आपके पास वक्त है तो लाइव देख लीजिए। विपिन कुमार जी बिल्कुल, महाशील कंटक और आपका रथ मूषल का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था और अंग के खिलाफ किया था। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। और अगर आपको प्रेफेस क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि हमें नंद वंश के अंत और मौर्य वंश के प्रारंभ का जानकारी का जो स्रोत है वो क्या क्या है। क्योंकि प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों वो स्रोत से काफी हद तक पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बनाता हूं कि विजुअलाइजेशन हो आपके दिमाग में। और अगर आप तैयारी यूपीएससी वगैरह का कर रहे हो तो आपको मैप तो एकदम क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री के आंसर लिखते समय भी मैप बनाने से मेंस के क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको बेटर मार्क्स मिल जाता है। आधा एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर मैं स्रोत की चर्चा करूं कि किस किस स्रोतों से हमें जानकारी मिलता है, तो 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आप देखिएगा। अब सबसे पहले बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो हमें पुराणों में भी मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। और पुराण में अगर मौर्य वंश का चर्चा मिलता है तो आपको सबसे पहले ये लिखिए। और अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि किस पुराण में मौर्य वंश का चर्चा मिलता है, तो आपका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए क्या? चलिए आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं जब पुराण पढ़ा रहा था तो इस पे चर्चा किया था कि हमें किस पुराण में मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर आएगा और आप ही का उत्तर मैं पढ़ूंगा तो हमें मजा आएगा। थोड़ा इंटरेक्टिव रखें हम क्लास को तो अच्छा रहता है। तो किस पुराण में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का हमें चर्चा मिलता है? उत्तर करिए अगर किसी को पता है तो। ठीक है विपिन कुमार, वो आगे आ रहे हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा, राजस्व इत्यादि पे। सबसे पहले आपको पुराणों में अर्थात हमें विष्णु पुराण में, ठीक है, किसने लिखा है उत्तर? चलिए अश्विनी हमारे सामने ऑफलाइन में बैठे हैं। वायु पुराण, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जो चर्चा मिलता है उसमें देखिएगा कि चंद्रगुप्त के जाति को विष्णु पुराण में बता दिया गया है क्या कि शूद्र। तो सबसे पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि मौर्य वंश का जो हमें चर्चा मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले अगर प्राचीनतम चर्चा की बात करें तो विष्णु पुराण के टीका भाष्यकार जो श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है और ये बताया है कि इनका जो संबंध रहा है वो रहा है, मैं अभी चर्चा कर रहा हूं विष्णु पुराण में क्या मिलता है। तो ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त रहते हैं, सीजी लिखता हूं, जो चंद्रगुप्त रहते हैं वो वास्तव में नंद राजा यानी घनानंद की ही एक शूद्र पत्नी होती है। उनका नाम रहता है मूर्य और उन्हीं के पुत्र के रूप में इनको बताया है।
अब ये बहुत ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि विष्णु पुराण में जो चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा मिलता है उसमें ये बताया गया है कि ये नंद की पत्नी घनानंद की ही एक शूद्र पत्नी रहती है मुर्रा नाम से, उन्हीं के पुत्र रहते हैं और उन्हीं वही चंद्रगुप्त बाद में मौर्य वंश के नाम से अपना शासन की स्थापना करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। तो क्लियर रखिए कि पुराण में, लेकिन यहीं पे अगर आपका बात, पुराणों में इनको शूद्र बोला गया है, कुल मिलाकर के मुद्दा यह बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, शूद्र। इनका रिलेशन घनानंद से ही निकाल दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपका मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता है विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, कोई भी प्राचीन भारत की प्राचीन इतिहास की किताब पढ़े तो कृत लगा के पढ़ ले, उससे आपको दोनों चीजें साथ साथ याद हो जाएंगी और आपसे पूछा जाता है किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र घोषित कर दिया गया है। परंतु यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त को पुराणों के अनुसार भले ही शूद्र बोल दिया गया है, परंतु बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, ना ही ब्राह्मण बोला गया है, ना ही शूद्र बोला गया है। अब इसका कारण भी है, चंद्रगुप्त खुद ही क्या रहे हैं, जैन मतावलंबी बाद में हो जाते हैं। वो श्रवण वेगेला नामक स्थान पे संलेखन विधि से अपना शरीर का त्याग करते हैं, भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटका चले जाते हैं, इसका चर्चा हम करेंगे। तो इस वजह से जो उनके ग्रंथ लिखे गए उसमें इनको शूद्र ना बता के क्षत्रिय ही बताया गया है। तो खास करके बुद्ध ग्रंथ की बात करें और जैन ग्रंथ की बात करें तो बुद्ध और जैन ग्रंथ से जो जानकारी हमें मिलती है वो चंद्रगुप्त मौर्य को, सीजी को क्या बोला गया है कि भैया ये क्षत्रिय ही हैं, कुछ और नहीं है। अब हमें दूसरी जानकारी इनका मिलता है कहां से, तो इनके जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत है हमारे पास, वो रहता है आपका ये क्या कहते हैं हम अपना, यहाँ से पश्चात स्रोत की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमने अर्थशास्त्र पहले लिख ही देता हूं, इंडियन स्रोत ही है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमें कुछ जानकारी मिलती है इनके विषय में। अब अगर इसके बाद भी हम देखें तो हमें कुछ पाश्चात्य इतिहास साहित्य भी मिलता है, उसमें इंडिका है, मेगास्थनीज कृत इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। फिर आपका स्ट्रैबो का लिखा हुआ पुस्तक है, उससे भी हमें कुछ जानकारी मिलता है। यूनानी साहित्यकार भी ऐसे बहुत सारे हैं ना, जिसमें चंद्रगुप्त को सेंडोटेकस बोला है, विलियम जोन्स ने इनका पहचान चंद्रगुप्त से किया था। तो यूनानी साहित्य है कुछ, मेगास्थनीज आएगा तो हाँ, इंडिका मेगास्थनीज का रहेगा, वो करवा देता हूं, सारा एक इकट्ठे लिख ले उसके बाद। तो आप देखिएगा कि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के अर्थशास्त्र, कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ओरिजिनल नाम, इन्हीं को गुरु चाणक्य भी बोलते हैं, और यही आपके प्रधानमंत्री भी थे मौर्य के, इंडिका मेगास्थनीज। और भी यूनानी साहित्य रहता है, विशेष करके उसके जो रचयिता के रूप में रहते हैं, उसमें आपको यही जानना है कि आपका उस समय यूनानी साहित्यों में विशेष करके जो कुछ विद्वानों ने मत प्रस्तुत किया है, उसमें चंद्रगुप्त को सेंडोटेकस बोला गया है, सैंड्रोकोटस बोला गया है, एरियन, स्ट्रैबो इत्यादि बाद में लिखते हैं। ये पाश्चात्य साहित्य से हमें जानकारियां मिलती हैं, ये इंडियन साहित्य है। कुछ एक और साहित्य में जानकारी जो हमें मिलता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इंडियन साहित्य ही है, वो परिशिष्ट पर्व है, एक जैन साहित्य है, यही लिख दूं क्या, परिशिष्ट पर्व। एक फेमस किताब है, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, जैन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व जो है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। इन्होंने बोला है कि मौर्य जो थे पिपलीवन के मौर्य, याद होगा जब आपको पढ़ा रहा था महाजनपद, तो पिपलीवन एक गणराज्य था। तो पिपलीवन गणराज्य किसका गणराज्य था,
वहां मौर्य रहते थे। तो इन्होंने जो है खास करके आपका जैन ग्रंथ के में हेमचंद्र जो है परिशिष्ट पर्व किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर, साहित्य के अंदर पिपलीवन के मौर्य से इनका रिलेशन निकाल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कई सारे इसमें और भी फैक्ट्स आता है। अगर साहित्य की बात बोले तो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट। हमने पुराण देखा, विशाख दत्त किस मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का बता दिया गया। उसके बाद हमने परिशिष्ट पर्व का चर्चा कर लिया। उसके बाद आपका अब क्या है ना कि इसमें एक चर्चा ये भी मिलता है इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास को डिटेल से पढ़े तो, कि कहते हैं कि ये लोग कौशल के थे। और कौशल में क्या था कि काशी के राजा थे उस समय, उन्होंने कौशल पे आक्रमण किया था। तो कुछ लोग वहां से भाग के हिमालय की तरफ चले गए थे और जनजातीय जीवन जीने लग गए थे। और ये लोग मोर पालते थे बहुत ज्यादा, और मोर इनका बहुत प्रतीक चिन्ह बन गया था। और इसका जो मतलब सत्यापन है वो आपका लौरिया नंदनगढ़ वाली जगह से हो भी जाता है। तो ये भी आपका मान लिया जाता है कि चलो ये भी सही है। लौरिया नंदनगढ़ में बिहार से जो स्तंभ मिला है उसमें मोर का आपका चिन्ह है। तो उससे आपको अंदाजा लगा लिया जाता है कि मोर इनका बहुत अति प्रिय रहा होगा और ये कारण रहा होगा। तो बहुत सारा है। कुल मिला के आप निष्कर्ष के रूप में ये याद रख लीजिए कि कई जगह इन्हें शूद्र बताया गया है। पुराणों में मुद्रा राक्षस में इन्हें शूद्र बताया गया है। जैन धर्म में क्षत्रिय बताया गया है। परिशिष्ट पर्व में एक अलग ही मान्यता है कि पिपलीवन के गणराज्य से निकल के आए हैं। और आप सब इनके यूनानी साहित्यकार में आपको बता ही दिया कि मौर्य को निम्न कुल का ही कहा गया है, लेकिन इनको शेंड्रोकोटस बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया? शेंड्रोकोटस। क्या नाम लिखा है इनके लिए? शेंड्रोकोटस बोलते हैं इनको। और शेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसको पहचान किसने किया था सबसे पहले? तो दिखाई दे रहा होगा लास्ट तक। ये सब सवाल बनता है मेरे प्यारे बच्चों। विलियम जोन्स ने सबसे पहले स्थापित किया था कि जो यूनानी साहित्य में हमें शेंड्रोकोटस की चर्चा मिलती है वो शेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो हमें एक तो सारी जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिल गई, विशेष रूप से राजवंश का ऐतिहासिक स्रोत चाणक्य का अर्थशास्त्र रहता ही है, उसका मेगास्थनीज आपका, और जस्टिन का, स्ट्रैबो का, एरियन का, है ना, एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन वगैरह, जस्टिन का नाम भी लिख लो। इन सब से हमें मिलता है। उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य से भी पूरा वंशावली का वर्णन मिलता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य जो होता है इनका वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन? अर्थशास्त्र किताब है वो इकोनॉमिक्स का किताब नहीं है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, ये पॉलिटिकल साइंस का किताब है। अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल वंशावली है, पॉलिटिकल बातें ज्यादातर कवर की गई हैं। हाँ, कुछ हद तक इकोनॉमिक्स भी कवर किया गया, परंतु आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र क्या इकोनॉमिक्स की किताब है तो नहीं, इट्स ए पॉलिटिकल लिटरेचर। किसने लिखा है? कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ही चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और ये प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य बाद में नाम इनका पड़ा था। जब ये तक्षशिला में प्राध्यापक बन गए थे तो नाम चाणक्य ही रहा था इनको। नहीं, तक्षशिला में ये प्राध्यापक ही थे। वहां पे नालंदा में प्राध्यापक के रूप में कभी चाणक्य ने काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा बात। अब हम पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात बोलेंगे तो बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। उसमें विशेष करके आपका पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका सारा का सारा आ जाएगा। पूरा जो पाटलिपुत्र नगर खुदाई में मिला है वो रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आपका यहां से देखोगे रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा मिल जाएगा। अशोक के सारे अभिलेख मिलेंगे, लिख देता हूं, ये सब याद रखिएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी है। जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, गुफालेख, गुहालेख बोलते हैं जिसको, स्तूप, स्तंभ इत्यादि, ये सब हमें किसकी जानकारी प्रदान करने वाले हैं? ये सब हमें जानकारी प्रदान करेंगे मौर्य वंश से रिलेटेड। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको चर्चा पता चल गया।
और उसके बाद इन स्रोतों के बारे में आपको चर्चा चल गया, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का रुद्रादामन का अभिलेख, ये सब। थोड़ा बहुत आपसे सवाल पूछ देते हैं कि अशोक एवं उससे पहले की वंशावली की जानकारी हमें यहाँ पे राजतरंगिणी चले मिलता है, और राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन। राजतरंगिणी में जनरली किसी का कवरेज मिलता है? तो राजतरंगिणी में विशेष रूप से कवरेज मिलता है वो कश्मीर के राजवंशों का मिलता है। परंतु मेरे बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सवाल पूछे कि राजतरंगिणी अशोक एवं उससे पहले का, और वर्णन तो यहां तक मिलता है कि श्रीनगर का जो स्थापना होता है वहां पे अशोक के द्वारा ही किया जाता है। तो राजतरंगिणी भी आप ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन? कलहन। विशाख दत्त किस पुस्तक के लेखक? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। और आपका परिशिष्ट पर्व के लेखक हेमचंद्र। मेगास्थनीज का लेखक कौन? सॉरी, इंडिका के लेखक कौन? तो मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो कौटिल्य। ये सब आपके प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जहां से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलता है। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख जो आपका है ये है महत्वपूर्ण, देखिएगा यहां से। उसके बाद अशोक के सारे अभिलेख हो गए, गुहालेख, स्तूप, स्तंभ एक्सेट्रा, ये सब महत्वपूर्ण रहेंगे। अशोक के पूर्ववर्ती बात करें तो खास करके आपका रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, पाटलिपुत्र के खुदाई से अशोक का महल इत्यादि साक्ष्य जो मिलते हैं हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मौर्य काल का, मौर्य कला का परिचय करवाते हैं। तो क्लियर है, आपको स्रोत से संबंधित बातें समझ में आई, ऑब्जेक्टिव से यहां से जो कवर होता है आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? देखिए, तो नालंदा छठवीं शताब्दी में नालंदा चाहते ईसापुर में कल गणेश्वर। हाँ, हमारे साथ कुछ एक ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, वो बीच में कुछ डाउट आता है वो पूछ लेते हैं, हमने उनको अलाउड कर दिया है ताकि हमें भी क्लास थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगे। आपको जैसा कि पहले बताया था कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने के ही व्यस्त टीचर हैं, तो हमारे सामने बच्चे नहीं होते हैं तो थोड़ा सा वो उत्साह कम सा लगता है। बाकी मैं कोशिश तो यही करवाता हूँ आप सभी को कि ऑफलाइन वाली फीलिंग कराऊं, इंगेज रखूं आपको कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं रीडिंग लगा देता हूँ कि मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन स्ट्रेबो एरियन इत्यादि का यात्रा वृत्तांत है। विशेष रूप से अशोक स्तंभ, शिलालेख और आपका रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख और पाटलिपुत्र कुम्हरार की खुदाई से प्राप्त चंद्रगुप्त के महल इत्यादि हैं। अब देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ के महावंश में भी मिलता है। आपसे अगर पूछूं खास करके तो बुद्ध जैन ग्रंथ में महावंश, महावंश कहां से लिखा हुआ है? तो पाली भाषा में श्रीलंका के राजवंश का भी सूची मिलता है, साथ साथ अशोक और उसके पहले का सारा सूची मौर्य वंश का भी मिलता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में भी मिलता है। अर्थशास्त्र की बातें हो गई आपका यहाँ से, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और कहीं इनको शूद्र बताया गया, कहीं इनको क्षत्रिय बताया गया, क्षत्रिय विशेष रूप से बताया गया, बुद्ध और जैन धर्म में कारण भी आपको बता दिया। अर्थशास्त्र में इनको कहा गया है कि ये शूद्र कुल से, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। लेकिन अर्थशास्त्र तो क्या है कि कर्मों के सिद्धांत पे यकीन करने वाले थे चाणक्य, वो वर्ण व्यवस्था के उस पर लक्षित हिस्सा को ज्यादा नहीं तवज्जो दिए थे, परंतु ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, गतिशीलता नहीं होनी चाहिए। और चाणक्य का जो वर्ण व्यवस्था पे सिद्धांत था वो तकरीबन गांधी जी के सिद्धांत से काफी हद तक मिलता जुलता था। गांधी जी ने शायद अर्थशास्त्र का भी समीक्षा पढ़ा होगा, उन्होंने शायद गौतम बुद्ध को भी पढ़ा होगा और महावीर को भी पढ़ा होगा। इन सबको पढ़ के ही एक निचोड़ निकाला था। गांधी जी का दर्शन था वर्ण व्यवस्था को लेकर के कि वर्ण व्यवस्था ठीक उस तरीके से प्राकृतिक नियम है जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसको अगर हम बदल देंगे। और उसको एक बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे कि अगर जिस तरीके से हिंदू धर्म ने वर्ण व्यवस्था के रूप में वर्णों को संगठित किया है, स्वतः संगठन हुआ है, ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक है और इससे हर तरीके से आधुनिकता के साथ जुड़ा था। इस मत का समालोचना है, आलोचना है, समीक्षा है, वो अपने जगह है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और अब हम आते हैं राजनीतिक विस्तार पे। नोट्स पीडीएफ मौर्य वंश कम से कम 3 सेशन में खत्म होने के बाद अपलोड करवाएंगे, बड़ा चैप्टर है। तो देखिए अब हम आते हैं मौर्य वंश का राजनीतिक विस्तार, या यूं लिख ले साम्राज्य विस्तार एवं राजनीति।
प्रशासन बाद में देखेंगे, हम पहले साम्राज्य विस्तार एवं राजनीति देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सूची देखो, तो सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन? बिंदुसार। इसके बाद कौन? बिंदुसार के बाद अशोक। और अशोक के परवर्ती शासक बाद में छोटे छोटे आए हैं, बट कुणाल तक तो कम से कम आप याद ही रखिए। कुणाल तक याद रखिएगा तो बेचारों को थोड़ा इज्जत दीजिए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि अशोक के बाद सब खत्म हो गया था क्या। तो कुणाल को हम मौर्योत्तर में डिस्कस करेंगे, वैसे परवर्ती अशोक शासकों में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ और मतलब कुणाल इत्यादि का चर्चा आता है, लेकिन हम पहले एक बार अशोक एवं उससे पहले का पढ़ते हैं। ये कहलाता है मौर्य का उत्थान का दौर रहता है, और अशोक के बाद मौर्य का पतन का दौर होता है। यानी ये उत्थान का शासक है और ये पतन के शासक है। देखिए, आप कंफ्यूज करिएगा, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज करते हैं। तो बिंदु मतलब होता है यहाँ पे आपका, हाँ, जहर वाली कहानी। हाँ, तो खैर आप ऐसे ट्रिक बना के याद करो, तो बिंबिसार और बिंदुसार, तो बिंदु बाद में आता है, तो बिंदुसार आप बाद में, मतलब हर्यक वंश के काफी बाद में ना आपका मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर मैं आपको ये समझाऊं और अब उठाएं चंद्रगुप्त मौर्य पे डिस्कशन को सेंट्रिक कर दें हम, तो आज का सेशन का जो मुख्य एजेंडा रहता है, एक बेसिक तैयार कर दिया आपको, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी दे दी आपको, और ये 3 डिस्कशन का पॉइंट रेज कर लिया है। इसके बाद इनका हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था चल ही रहा है, और आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। किसी भी वंश का या वंशावली को पढ़ने का तरीका यही होता है कि राजाओं का क्रम याद करिए सबसे पहले, उन राजाओं के क्रम में जो कोई विशेष बदलाव हुआ है राजनीतिक स्तर पे, सबसे पहले उसको पढ़ते चलिए। उसके बाद वहां का सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन शासन तंत्र कैसा था, अर्थव्यवस्था वहां कैसी थी, और आम जनजीवन इत्यादि को पढ़ते हुए किसी वंश को फिनिश करते हैं। और अभी का ट्रेंड बता दूं आपको, पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे आप राजस्थान का दें, चाहे आप बिहार का दें, चाहे आप यूपी का दें, किसी का भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे, तो अभी राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन कम आ रहा है, और प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चनों पे, इधर ज्यादा झुकाव हो गया है। पहले सिर्फ युद्ध और राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन का दौर ज्यादा होता था, अगर हिस्ट्री हम मेंस में भी लिखेंगे तो। इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे फटाफट और उन पे अच्छा फोकस करेंगे। अशोक के सारे शिलालेख वगैरह को डिटेल से पढ़ना होगा, उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आपका आगे आएंगे तो थोड़ा सा कला भी देखना पड़ेगा, अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम चर्चा करने के लिए अब तैयार हैं। सिकंदर के मृत्यु के बाद का दौर है। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है, वापसी में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है, और 323 ईसा पूर्व की बातें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा हमने वैसे पहले कर दिया था। तो 323 ईसा पूर्व में माना जाता है कि नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी बनता है। सिकंदर के उत्तराधिकारी नहीं, सॉरी, अपना स्थापना करता है मौर्य वंश का। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन होते हैं? तो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब होता यूं है कि चंद्रगुप्त मौर्य हंसी खुशी शासन चला रहे होते हैं, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है, जीवन मस्ती में बीत ही रहा होता है कि उनको चाणक्य बार बार ये इशारा करते रहते हैं कि भाई जो उसका जीता हुआ प्रदेश है, इन प्रदेशों पे इधर किसका जीत हो गया था? तो ये आपका सेल्वस निकेटर जो उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर का। तो सिकंदर जब विश्व विजय के वो शंखनाद लेके इधर से चला था बेबीलोन मकदुनिया से, तो मेसोपोटामिया ही था, मकदुनिया बोलते हैं उसको। मकदुनिया से जब चला था तो हाँ, ग्रीक कल्चर से, तो वहां पे क्या था कि उससे सारा क्षेत्र वो जीतता हुआ आ रहा था ना, तो उसके विजित क्षेत्र थे, उसका प्रशासन का अधिकार भी किसके पास था? सिकंदर के पास था। परंतु सिकंदर का अचानक से अकाल मृत्यु होने की वजह से थोड़ा अव्यवस्था फैल जाता है, और सेल्वस निकेटर सिकंदर के
उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो 305 ईस्वी में, आप समझना 322 से लेकर लगभग 17 वर्षों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक 305 ईस्वी में ठीक इसी एरिया से, जिस एरिया से सिकंदर का आगमन होता है, और जो कि मौर्य भारत का, देखिएगा लगभग मौर्य जो थे ना पूरा ये पार्ट कवर किए हुए थे। ये पूरा मौर्य भारत था, नीचे का भी ये पार्ट विंध्य पर्वत से, हाँ ये पूरा मौर्य के हिस्से में था। तो अब इधर से आक्रमण होता है। हाँ बाहरी क्षेत्र अट्टालिकों का रहता था, मतलब जो मल्लेच्छ अट्टालिक यानी कि जिनका जनजाति प्रकार के जो लोग थे, जो बाहरी के क्षेत्र में जंगलों में गुजर बसर कर रहे होते थे, वो कुछ होते थे। यहां से आक्रमण शुरू होता है किसका, 305 बीसी के अंदर सेल्यूकस निकेटर मेरे प्यारे बच्चों, कौन, तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर होता है सेनापति और निर्याकस होता है वो जल सेना वाला। तो ध्यान रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है 305 ईसा पूर्व में, और सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत में जबरदस्त युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और वही होता है जो इतिहास बदलता है। सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर बहुत प्रभावित होता है और वहां पे क्या करता है, तो विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन से, देखिए लिखू सारी चीज जरूरत है, हेलन से सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन होती है, हेलेना, हेलेना भी बोला जाता है। हेलेना से विवाह हो जाता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। हेलेना वर्सेस तो युद्ध होता है, विवाह है, बेट्स कर देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। साथ में काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये 4 क्षेत्र भी मिलता है दहेज में, मतलब दहेज तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, युद्ध में हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत प्रभावित होता है सेल्यूकस निकेटर, कहता है कि ठीक है आओ भाई हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और आप हमारा जमाई बन जाइए। हेलेना से विवाह कर देता है और काबुल, कंधार, मकरान और हेरात 4 जो होता है रीजन इनको सौंप देता है। अब ये अलग बात है कि एरिया अराकोशिया और प्रेपोडोनेशिया इत्यादि वहां नाम दिया गया है। अब काबुल, कंधार, मकरान और हेरात ही आप याद रख पाओगे, यही ठीक रहेगा, है ना। तो काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये सारा इसी सीजन में था। मकरान तो काबुल और कंधार जो रहता है वो ऊपर से चलता है, अफगानिस्तान वाले पार्ट से आता है, और मकरान और हेरात जो रहता है वो आपका पाकिस्तान वाले पार्ट से आ जाता है, जहां से ईरान से एंट्री करते हैं। ठीक है, हाँ नहीं ये अपने आप में बोलन दर्रा और नीचे आ जाएगा, जहां से बाबर का आने वाला खैबर दर्रा वाला वो वर्णन मिलता है अपने को। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात के रूप में आप ध्यान कर लीजिएगा 4 भूभाग इनको मिल जाता है। और सेल्यूकस का युद्ध का वर्णन मेगास्थनीज के राजदूत के रूप जब, हाँ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेल्यूकस निकेटर कहता है शादी विवाह सब कुछ हो जाने के बाद हम एक आपको यहाँ से अपने यहाँ का राजदूत भेजते हैं जो आपके यहाँ रहेगा, आपके प्रशासन का देख रेख करेगा और इन चीजों से हमें अपडेट करेगा, बशर्ते कि इस चीज को लेकर के गुरु चाणक्य सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि चाणक्य नीति ऐसा नहीं कहता है कि आप अपने किसी भी प्रतिद्वंदी, ठीक है आपके रिश्तेदार हैं लेकिन दोनों राजा हैं और आप प्रतिद्वंदी हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है, किसी भी प्रतिद्वंदी के राजदूत को परमानेंटली आप राजभवन में शरण नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर भी उस समय तक चंद्रगुप्त बहुत बलवान हो गए थे और वो जिस राजदूत को स्वीकारा गया था वो राजदूत कौन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या वो कौन सा राजदूत था। अरे अभी तो बोला था मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखा था। तो सिकंदर का आक्रमण 325 ईसा पूर्व के पश्चात उत्तर पश्चिम भारत में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। मगध में नंद वंश खनानंद का शासन चल रहा होता है, बहुत सारा टैक्स वैक्स लगा देता है,
तो तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त आते हैं उसके दरबार में, लेकिन उनका बहुत निरादर होता है। अपमान सहने के बाद वो वापस चले जाते हैं और उसके बाद 1000 दशार्पण की मुद्रा में वहां पे चंद्रगुप्त को खरीदते हैं और अटाविक, मलेच्छों इत्यादि जातियों से सेना तैयार करते हैं, जिसे कि जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह बोला था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक सेना को जस्टिन जो होते हैं, जिसने अपने यात्रा पिता बोला था कि चंद्रगुप्त ने डाकुओं का एक गिरोह बना लिया था और उसी डाकुओं के गिरोह के बल पे मगध साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। सेल्यूस निकेटर का 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण होता है। सेल्यूस और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त का जीत होता है, सेल्यूस का हार होता है। पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया जाता है और आपका काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जो जगह रहता है, मकरान वही बलूचिस्तान वाला पार्ट हो गया और हेरात वो हो गया आपका उसके नीचे वाला, और कंधार, काबुल हो गया अफगानिस्तान वाला। इस प्रकार से आपको 4 प्रांत मिलते हैं और एक पत्नी, मतलब शादी हो जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य का विस्तार करने का नीति बेजोड़ तरीके से जारी कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक पंगा होता है कि भाई ससुराल से आए हुए एक राजदूत, और ससुराल से राजदूत आए कौन, नाम रहा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को आप किस लिए याद करते हो, इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका में मौर्य वंश का हमें बहुत अच्छा विवरण मिलता है और पर्टिकुलरली राजधानी का बहुत अच्छा विवरण मिलता है। तो बीच का रास्ता निकाला था कि ठीक है आज भाई राजदूत आपने भेजा है, लेकिन हो सकता है कि गुप्तचर हो। तो उस गुप्तचर के पीछे भी चाणक्य ने बहुत सारे गुप्तचर लगा दिए थे कि देखना ये कहां कहां जाता है, क्या क्या सूचना लेता है और कैसे उसको संप्रेषित करता है। तो खैर चंद्रगुप्त ने अच्छा ही किया होगा उस समय के हिसाब से। अब अतः क्या होता है कि मेगास्थनीज ज्यादा नहीं घूम पाता है, वो पाटलिपुत्र में घूमता रह जाता है, यानी पटना के गलियों में उसको घुमाया गया ज्यादा, पतली पतली गलियों में, और वो वहीं घूम के रह गया। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो वर्णन मिलता है ना बहुत ज्यादा इंडिका के अंदर, वो पाटलिपुत्र का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है रेदर देन कंप्लीट मौर्य साम्राज्य के। कंप्लीट मौर्य साम्राज्य के वर्णन के लिए हमें दूसरे सोर्सेज पर ज्यादा निर्भर करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें पाटलिपुत्र का ज्यादा अगर डिस्कशन चाहिए होता है, ज्यादा वर्णन चाहिए होता है, ज्यादा जानकारी चाहिए होता है, तो हम किसके शरण में जाते हैं, मेगास्थनीज कृत इंडिका। इंडिका आपका यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो चूंकि आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है, अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की सूचना जो है वो तमिल ग्रंथों से मिलती है। अब चंद्रगुप्त यहाँ रुका नहीं रहा है, शुरुआती था दौर, क्योंकि चंद्रगुप्त अगर मेरे दोस्त यहाँ रुक जाएगा तो अशोक ने तो एक ही लड़ाई किया है। कौन सा कॉन्सेप्ट बना, हिस्ट्री को रखना नहीं है। अगर चंद्रगुप्त यहाँ पे रुक जाएगा तो वो तो बस कलिंग पे आक्रमण किया है, तो ये कर्नाटक में अभिलेख कहां से मिलता है, अशोक का अभिलेख। भाई अशोक को तो वही क्षेत्र मिला ना जो चंद्रगुप्त ने जीत के दिया और बिंदुसार ने जीत के दिया है। अशोक ने तो एक ही युद्ध लड़ा, नहीं वर्णन ही नहीं है। कलिंग के बाद तो हथियार ही त्याग दिया था, बुद्धम शरणम, वो आखिरी युद्ध था। तो कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है, और एक मिलता है अब आपका उज्जैन में आपका विद्रोह शांत करने वाला शुरुआती दौर में, बाद के दौर में तो नीचे तो अशोक का कोई झगड़ा, लड़ाई का, युद्ध का वर्णन मिलता नहीं है। तो एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण की तरफ भी अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और वो विंध्य पर्वत को पार करते हैं इसी रास्ते से, बच के निकलते हैं। इधर से आके 2 रास्ते थे, पूरा इधर से आके घुसने का या इधर से घुसने का, बीच में तो नर्मदा नदी और वो विंध्य पर्वत और वो सारा सतपुड़ा वाला बेल्ट पहले से ही होगा, है ना। भौगोलिक परिस्थितियां तो इतनी जल्दी बदलती नहीं है। तो अब आपका प्रश्न ये उठता है कि कहां से हमें साक्ष्य मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो आपके दक्षिण भारत पे युद्ध करते हैं, दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्सों को मौर्य साम्राज्य के अंदर मिला लेते हैं। तो मुरनानूर और अहनानूर करके आपका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहनानूर पूछा जा सकता है, अहनानूर और मुहनानूर 2 आपका तमिल ग्रंथ है जिससे चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश के दक्षिण भारत में युद्ध का हमें साक्ष्य मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। और कई
इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता बताया है, क्योंकि पश्चिम उत्तर भारत पे यूनानियों का कब्जा था। सेल्लस निकेटर वहां पे कुंडली मार लिया था, वहीं से उसी को लेकर संघर्ष था जो 305 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम मुक्तिदाता किसे बोला जाता है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और मेगास्थनीज जो विशेष करके नगरीय संरचना ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज और वहां के शहरी प्रशासन का वर्णन है, तो रहेगा हाँ। और उसमें क्या लिखा है इस बात की बात है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि भारतीय समाज को 4 वर्ण में विभाजित नहीं लिखा है। अब डिटेल उसका लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बांटा था, ये वर्ण बांटा था, व्यापारी वर्ण बांटा था, इस तरीके से श्रमजीवी वर्ण बांटा था। तो 7 वर्णों में बांटा था, जबकि वास्तविक रूप में भारत में वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण वाली ही थी। कई बार बोला था कि भारत में दास प्रथा बिल्कुल ही विद्यमान नहीं है। तो जो मेगास्थनीज का बहुत सारा फैक्ट्स है ना, वो मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भैया लड़की दिया है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है वाली बात है। बहुत अच्छा अच्छा लिख दिया होता ना कि लड़की दिए हैं तो क्या बुराई करें जाकर के वहां बैठ करके कि भाई आपके यहाँ ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं, मतलब समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट देने के लिए बोल रहा हूँ। अब अच्छा लिखता है कि भैया वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर नहीं था यहाँ पे, दास प्रथा उपलब्ध नहीं था यहाँ पे भारत में, ये सब मेगास्थनीज का वर्णन है। कारण ये भी रहा होगा कि राजा ही शुद्ध रहा होगा तो उसका इस तरीके का मान्यता रहा होगा, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि वो जहां से आया था वहां दास व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर था, दास प्रथा बहुत कठोर था। कहां पे? मेसोपोटामिया में, यूनान में, सीरिया में। तो वो कठोर दास व्यवस्था को देख के आया था। तो भारत का जो दास व्यवस्था था वाकई में बहुत माइल्ड था, तो इस वजह से उसको लगता होगा कि हाँ दास व्यवस्था है ही नहीं। और एक्चुअली भारत में जो 4 वर्णों का विभाजन था वो बहुत ज्यादा कनिष्ठ उस समय तक रह नहीं गया था। उस समय तक वर्णों में गतिशीलता आ गई थी, यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में ट्रांसफर फिर से शुरू हो गया था। शूद्र भी राजा बन ही रहे थे ना, क्षत्रिय भी राजा नहीं बन रहे थे, वो भी आपके कृषि कार्य की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग गए थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे 2 महान आंदोलन खड़ा हो ही गए थे। तो सामाजिक गतिशीलता का बढ़ जाना ये बताता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्णों की सूची बताई है। मेगास्थनीज ने विशेष करके नगरीय संरचना और सामाजिक व्यवस्था पे ही लिखा है इंडिका के अंदर, और पाटलिपुत्र का विशद कवरेज दिया है। ये सब आपको पता होना चाहिए, सीधा सवाल उठा के आपको दिया जा सकता है। परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विशेष रूप से आपका राजनीतिक नीतियों पे प्रचार दिया, मतलब विस्तार दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि सेंड्रोटोकस के रूप में विलियम जोन्स नाम व्यक्ति ने पहचान किया था। ये यूनानी जो जस्टिन थे, और उन्होंने सेंड्रोकोटस ही बोला था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और एरियन और प्लूटार्क उनको एंड्रोकोटस बोलते थे, है ना। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस दोनों कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, पूछा जा सकता है यूनानी साहित्य के अंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के बारे में आपको चर्चा कर ही दिया। अब देखिएगा यहां से कि पश्चिम भारत में गुजरात विजय का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो जूनागढ़ का रुद्रादामन अभिलेख। अगर आपसे प्रश्न करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र विजय, गुजरात विजय का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो जूनागढ़ का रुद्रादामन अभिलेख जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको वहां भी लिखा था, उससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो आपका वहां से शासन लिखे किए थे। और यहीं पे आपका गिरनार अभिलेख है, जिसमें आपका ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जल संरक्षण और सुदर्शन झील का निर्माण किया था। गिरनार अभिलेख में आपको ये भी गुजरात से है, एक झील का निर्माण किया था। झील का निर्माण सिंचाई के लिए किया था, पेयजल के लिए भी किया था। सिंचाई एवं पेयजल के लिए झील का निर्माण किया था अपने राज्यपाल पुष्यमित्र के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यमित्र के द्वारा आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो बाद में इसके मरम्मत अशोक के काल में भी होगा। तो समझिएगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति बहुत जोरों शोरों से चल ही रहा था। ये वाला पाठ कर ही लिया। नीचे की तरफ कर्नाटक को नाटका आना शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश से भी आपका अशोक से जुड़ा, मौर्य धर्म से जुड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ कुछ पुरातात्विक साक्ष्य में मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी। एक मैप बना दिया हूं ताकि आपके दिमाग में फ्रेमिंग आपका होता चले।
चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त कर ही लिया था। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात उसको मिल ही गया था। और इधर आपका पूरा मगध और आपका ये गणराज्य सारा पहले ही मगध में मिल ही चुका था। इधर गुजरात वाला पार्ट में अधिकार हो ही गया था। अवंती इसको मिल ही गया था। कोसर पहले जीता ही जा चुका था मगध के द्वारा। तो ये पूरा यहां से लेकर के, हाँ बशर्ते कि बहुत निचले हिस्सा नहीं, क्योंकि निचले हिस्सा में अशोक के विलेख में मिलेगा, इन एरिया में इधर वाला पार्ट को नहीं मिलाया गया था मौर्य वंश के अंदर में। इनको आपका अट्टाधिकों का क्षेत्र यानी कि पड़ोसी राजा के रूप में संरक्षित माना गया था और उनसे अच्छे व्यवहार का बात लिखा गया है आपका अभिलेखों के अंदर भी। मैं चर्चा करूंगा किस अभिलेख में क्या बोला गया है। तो कुल मिलाकर के आपको एक कहानी समझ में आ जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य विस्तार है ईरान से लेकर पूर्वी बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कर दिया था। यहाँ आपका बढ़ते बढ़ते इधर की तरफ और बड़ा मोटा बनाया हूं। यहाँ तो पाकिस्तान है और मोटा करोगे तो ईरान से लेकर के बंगाल तक और कश्मीर से लेकर के कर्नाटक। ये चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था। कश्मीर से कर्नाटक तक और ईरान के सीमा से लेकर के आपका और बंगाल के सीमा तक, आधुनिक सीमा में आपका सीमांकित करवा रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आपको ध्यान रखने वाली बातें ये है कि 298 बीसी, 298 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के साथ इसी के समय में क्या होता है, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति होता है। और प्रथम जैन संगति में स्थूलभद्र और भद्रबाहु, और भद्रबाहु और स्थूलभद्र में से किसके साथ, स्थूलभद्र उत्तर भारत में रह गए थे, आपको जैन धर्म में बताया था, और भद्रबाहु दिगंबर शाखा वो दक्षिण भारत निकल गए थे। तो भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक का श्रवणबेलगोला जगह है, भद्रबाहु, जहां गोमतेश्वर की प्रतिमा वाला चर्चा जैन धर्म पढ़ाते समय आपसे किया था। वहां संलेखन विधि से अपना शरीर का त्याग कर देते हैं और तत्पश्चात वहां का जो सत्ता होता है वो आपका आ जाता है बिंदुसार के पास। अब यहां पे अगर थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि कुछ कुछ नाम दिए गए थे। क्या क्या दिए गए थे, फिगर को एक बार फिर से बता दूं तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, प्राच्य, अवंती और कलिंग। उत्तरापथ और दक्षिणापथ आपको समझना चाहिए। उत्तरापथ कहा जाता था पाकिस्तान को और दक्षिणापथ था आपका आंध्र प्रदेश। दक्षिण जाने का रास्ता क्या था, सीमांध्र वाला रास्ता आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी लिख दे रहा हूं। और उत्तरापथ था पाकिस्तान वाला रास्ता, इसको उत्तरापथ बोलते थे, इसको दक्षिणापथ बोलते थे। ये प्राच्य था यानी पूर्वी प्रदेश, बिहार वाला पार्ट, और उस समय बिहार पूरा था एकदम नेपाल के तराई में चिपका हुआ, अभी भी है। तो आपका प्राच्य प्रदेश हो गया। इधर अगर बात करें आपका इधर की तरफ तो आपका अवंती था और नीचे की तरफ आपका था यहाँ पे एपी से ऊपर वो कलिंग था। तो राजधानी भी कई बार पूछते हैं, कलिंग का राजधानी याद रखेगा तोशली। कलिंग का राजधानी उस समय कहां हुआ करता था, तोशली। अगर दोस्त आपसे पूछो उत्तरापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी, एग्जाम में सब पूछ लिया जाता है, 1 2 3, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, उसके बाद प्राच्य, उसके बाद आपका 6 आपको अलग अलग मिलेंगे, अवंती और अवंती, प्राच्य, कलिंग और हो ही गया ना, ठीक है। तो और राजधानियों का आप क्रम देख लीजिए। उत्तरापथ की राजधानी थी पाकिस्तान स्थित तक्षशिला, जहां से चाणक्य बिलोंग करते थे। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कहां वर्तमान में, आंध्र प्रदेश। पूछा जा सकता है, सब चर्चा आएगा जब पढ़ेंगे और आगे। तो सुवर्णगिरी, प्राच्य का राजधानी मगध और अवंती का राजधानी अवंती उज्जैन, जिसका नाम उज्जैनी बोलते थे उस समय, उज्जैनी। तो अब अगर मैं बात करूं यहां से आगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अगर जानकारी की अगर मैं आपसे बात करूं,
तो चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी इतना कम से कम जानकारी आपको होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखन विधि का आपको बात होना चाहिए। उसके बाद आपका अशोक से ज्यादा इनका जुड़ाव नहीं है, क्योंकि अशोक के और इनके बीच में सीधे आ जाएंगे बिंदुसार। तो आपको कालानुक्रम भी याद होना चाहिए। विलियम जोन्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। और जैन ग्रंथ के अनुसार कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पे संलेखन विधि से श्रवण बेगेला नामक स्थान पे अपना प्राण त्याग करते हैं। और कर्नाटक के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि से अगर अशोक के शिलालेख रहे हैं, अशोक के साक्ष्य अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दक्षिण का जो विजय है वो मुख्य रूप से चंद्रगुप्त के टाइम में हो ही गया था। अब आगे आपका सौराष्ट्र में रुद्रादावन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण का चर्चा बता देता है कि आपका कहीं ना कहीं सौराष्ट्र पे भी चंद्रगुप्त का पकड़ था। तो अब हम बिंदुसार पे आ जाए। 298 बीसी में चंद्रगुप्त का मृत्यु हो जाता है। असम का एरिया मिला नहीं था। असम का एरिया उस समय प्राच्य प्रदेश में ही था। कार्नेलिया और हेलेना दोनों ही नाम था। कार्नेलिया ही नाम आप ध्यान रखिए और हेलेना भी नाम ध्यान रखिए। दोनों एक ही है, दो बेटी से विवाह तो नहीं हुआ था, एक ही बेटी से हुआ था। आप कार्नेलिया और हेलेना दोनों मत याद रखिएगा, सॉरी दोनों याद रखिएगा, व्यक्ति एक ही याद रखिएगा। देव वंश महावंश का चर्चा हम आपको बता ही दिए थे, पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था जब बौद्ध साहित्य का, तो कि दोनों ही दीप वंश और महावंश रचना है मेरे प्यारे बच्चों। वो कहाँ का रचना है? तो ये श्रीलंका से निकल के आया है। एक है स्मॉल क्रोनोलॉजी, एक है ग्रेटर क्रोनोलॉजी। स्मॉल नहीं बोलते हैं, आपका माइनर और मेजर क्रोनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बिंदुसार शुरू नहीं करते हैं। बिंदुसार थोड़ा सा, बिंदुसार में ज्यादा चर्चा का आवश्यकता वैसे है नहीं। इतना ही याद रखिए कि बिंदुसार किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसको अमित्र घात बोलते थे हिंदी में, और अमिट्रोकट्स बोलते थे। अमिट्रोकैटस यूनानी वाले नाम है और इसको अमित्र घात बोला जाता था। सेंड्रोकेटस और एंड्रियोकेटस बोला जाता था चंद्रगुप्त को, वैसे बिंदुसार को बोला जाता था अमिट्रोकैटस। इसको हिंदी में अमित्र घात बोलते हैं। और वायु पुराण में भद्रसार बोला गया है, और साहित्य में, और मतलब जैन साहित्य में शीर्षेन। तो बेचारे का कई नाम है, याद रखिए। वायु पुराण बार बार चर्चा कर रहा हूं। वायु पुराण में क्या बोला गया है इनको? वायु पुराण में क्या बोला गया है ये ध्यान रखिएगा। यूनानी इन्हें क्या बोलते थे ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपका तीसरा फैक्ट आता है जैन साहित्य। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जैन साहित्य में तो भले कुछ भी बोल दें, ये जैन धर्मावलंबी नहीं है, ये आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। आजीवक संप्रदाय कौन? मोगलीपुत्तिस वाला। मोगलीपुत्तिस ने बौद्ध धर्म से, सॉरी जैन धर्म से ही एक नीतिवादी संप्रदाय निकाला था कि सब कुछ प्री डेस्टाइन है, जो होना है वो होके रहेगा वाला कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आजीवक संप्रदाय, इस कंसेप्ट को मानने वालों को। तो जो आपके बिंदुसार हुए, बिंदुसार कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार जो हुए वो आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। इनको यूनानी लेखकों ने अमिट्रोकैटस बोला है, वायु पुराण में भद्रसार बोला गया है, भद्रसार। और आपका यूनानी आपको बोलते हैं अमिट्रोकैटस अंग्रेजी में, उसी का हिंदी में अमित्र घात बोला जाता है। और जैन साहित्य में इन्हें क्या बोला गया है? तो सिंह सेन बोला गया। सिंह सेन, सिंह सेन। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। संलेखन विधि से शरीर त्याग के पश्चात बिंदुसार उत्तराधिकारी के स्वरूप में ये शासन व्यवस्था संभालते हैं। और जो स्थाविर प्रवृत्ति, स्थाविर लोग होते हैं, बुद्ध संप्रदाय के स्थाविर संघ के लोग होते हैं, थेरावादी जो लोग होते हैं, वो तो कहते हैं कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्मावलंबी था। जैन वाले बोलते हैं कि नहीं जी, हमारा ही वाला आजीवक संप्रदाय मान लिया था। प्रचलित मान्यता और आपका सत्यापित मान्यता यही बताती है कि ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी ही थे। और
भैया इनके टाइम में तक मेगास्थनी चला गया था, लेकिन ऐसा लफड़ा बना के गया उन लोगों को ने कि फिर यहाँ भी एक राजदूत पटक दिया। तो सीरिया के राजा एंटियोकस जो रहते हैं, डायमेकस नाम के राजदूत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और एंटियोकस राजा का नाम है। सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा था। एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था। एक्चुअली एथेनियस जो एक है इतिहासकार के अनुसार ऐसा है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, वहां मदिरा का क्वालिटी बड़ा अच्छा होता था, सूखा अंजीर और दार्शनिक मांगा। तो मदिरा और सूखा अंजीर तो भेज दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा गया। बोला कि दार्शनिक का क्रय विक्रय और स्थानांतरण हम नहीं करते हैं, हमारे एथिक्स और हमारे प्रिंसिपल में नहीं है। तो मदिरा मिला और सूखा अंजीर मिला, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला। डायमेकस नाम याद रखेगा। किसका नाम डायमेकस है? तो आपका सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस। लेकिन आपका यहां पे एक और नाम आएगा, मिस्र के राजा फिलाटॉलमी द्वितीय। वो कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको वर्ल्ड मैप हमारे पास हो तो मैं बताऊं, सीरिया और मिस्र दो अलग अलग लोकेशन है। सीरिया से आए एंटियोकस के राजदूत डायमेकस और मिस्र के राजा फिलाटॉलमी बोलते हैं, और डायनोसियस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार ने भी लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का है अनुसरण किया। साम्राज्यवाद पे बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं रहा। अब उस समय बिंदुसार ने अपने दो पुत्रों को, अशोक को अवंती भेज दिया और सुसीम को बाद में उसके स्थान पे भेजता है, और उपराजा उन्हीं को नियुक्त किया। अपने पुत्रों को प्रशासन ऑलमोस्ट उसी तरीके से चलाया। अपना प्रधानमंत्री के रूप में भी इसने किसको रखा? तो चाणक्य को ही रखा। लेकिन चाणक्य का उम्र आजीवन थोड़ी रहेगा, चाणक्य का भी मृत्यु हो जाता है। और चाणक्य के बाद बिंदुसार के जो मंत्री रहते हैं वो खल्लाटक, नाम बड़ा अच्छा है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त के तत्पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर मौर्य वंश में जो सुशोभित होने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था खल्लाटक। याद रहेगा, खल्लाटक। और उस समय अवंती में आपका मौर्यों के खिलाफ जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह का अगर मैं चर्चा करूं तो पहली बार में भेजा जाता है किसको? अशोक को, और फिर सुसीम को। तो आगे अशोक पढ़ेंगे, उसमें भी चर्चा आ जाएगा। यूनानी साहित्यकारों ने इसको शत्रुओं का नाश करने वाला अमिट्रोकैटस बताया है। जैन ग्रंथ में इनको बोला गया है कि भाई ये शेषेन है, और पुराणों में भद्रसार बताया गया है। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय जब भद्रबाहु के साथ श्रवण बेगेला में संलेखन विधि से अपना शरीर तय करने के तत्पश्चात ही 298 बीसी में मगध का शासन इनको मिल जाता है। शुरुआती दौर में चाणक्य ही इनके मंत्री रहते हैं। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने मेगास्थनीज के बदले डायमेकस को अपना राजदूत बना के भेजा, और मिस्र के राजा फिलाटॉलमी द्वितीय के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध रहे थे, और डायनोसियस नामक राजदूत मिस्र के राजा ने भेजा था। वह दर्शाता है कि यूनान और भारत में मौर्य साम्राज्य के दरमियान बड़ा अच्छा संबंध रहा था। ठीक है। उसके बाद अशोक के समय जो विद्रोह होता है उज्जैन माने अवंती में, उस समय आपका अशोक और अशोक के तत्पश्चात सुसीम को भेजा जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना होता है मोगलीपुत्तिस ने किया था। आजीवक संप्रदाय जो रहता है कहीं न कहीं आपका जैन परंपराओं से निकला हुआ एक नियतिवादी संप्रदाय था। अगला चर्चा बहुत विशद चर्चा होगा मेरे प्यारे बच्चों अशोक का। तो कल के सेक्शन में अशोक और अशोक की जिससे जुड़ा हुआ राजनीतिक व्यवस्था की बातें देखेंगे।
उसके बाद परसों विशेष करके हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक आपको अनुभूति तो मैं वैसे ही करवाता ही रहता हूं, समाज कैसा था, बट विशेष रूप से फोकस करके फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग